हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले इसमें ये इमेज दी गई है। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। ये इमेज बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है। हम पढ़ेंगे ये इमेज कहती क्या है आगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन 1848 फ्रेडरिक सॉरी, ये फ्रेडरिक सॉरी जो है इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी और फ्रेंच आर्टिस्ट थे ये। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड दैम। इसने क्या किया था, 4 फोटोज़ बनाई थी, 4 ड्राइंग्स बनाई थी अपनी, जिसमें उसने क्या रिप्रेजेंट किया था, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि डेमोक्रेटिक है एंड सोशल रिपब्लिक है। द फर्स्ट प्रिंट, जो कि एक 4 प्रिंट में से में जो पहला प्रिंट था वो अभी हमारी ऊपर इमेज में था, जो क्या दर्शाता है, यूरोप और अमेरिका के लोग, जिसमें मेंस हैं, वुमेन्स हैं, सारे एजेस के हैं, हर क्लासेस के हैं, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, जो कि एक लंबी कतार में मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक कहते हैं ना, एक सलाम करते हुए उस तरह से जा रहे हैं। As you will recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here, तो क्या कह रहा है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो वहाँ के लोग थे वो जो लिबर्टी को एक एज अ फीमेल फिगर मानते थे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है एंड दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। एक वहाँ की इनलाइटमेंट दिखाती है एक हाथ तरह से, ये देखिए, ये टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट एंड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स के एक बुक टाइप की है। ठीक है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे थोड़े से कागज, फटे हुए कागज और कतरन लाइक पेपर फटे हुए पड़े हुए हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब जो मोनार्की सिस्टम था उस टाइम पे, उसको ख़त्म होता हुआ दिखा रहा है। इन सोरियोज यूटोपियन विजन, यूटोपियन मतलब होता है एक इमेजिनरी, तो सोरियोज ने जो अपना इमेजिनरी विजन में दिखाया था, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, जो अलग अलग नेशंस के लोग हैं वो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। पहले एक ग्रुप है, फिर एक फ्लैग है, तो फिर दूसरा ग्रुप है, इस तरीके से लोग हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग्स, जो कि उनके फ्लैग्स के थ्रू पहचाने जा सकते हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू पहचाने जा सकते हैं। लीडिंग दिस टू पोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। और ये क्या दिखा रहा है कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड पास कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि इनको लिबर्टी मिल चुकी है, इनको अपनी जो कह सकते हैं हम अपना सोशल रिपब्लिक ही हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, क्योंकि उस टाइम तक जब ये नेशन स्टेट्स बन चुके थे। उसके बाद कह रहा है, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रेस्ड द स्टैचू। और आप इमेज में देख सकते हैं कि जो फ्रांस है वो जस्ट स्टैचू पे पहुंचा है एंड शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी। और फ्रांस के पीछे कौन है, जर्मनी के लोग हैं, जिन्हें कैसे पहचान रहे हैं वो, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जिनका कैसा फ्लैग है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। इंटरेस्टिंगली, एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड स्टेट। अब मज़ेदार बात यह है कि जिस टाइम पे सोरियो ने ये इमेज बनाई थी, उस टाइम पे जर्मन के लोग जो थे वो एज ए यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो थे ही नहीं। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German-speaking personalities into a nation-state under a democratic constitution। ये चीज़ उस जो उसने फोटो में दिखाया था, उस टाइम पे जर्मनी था ही नहीं एक तरीके से, बट ये उस जो उसने अपनी इमेज में शो किया था, उसके कहने का ये मतलब था उस टाइम पे होप थी लोगों को कि शायद ऐसा हो जाए, इसीलिए 1848 में लोगों को बहुत ज़्यादा होप हुई थी। इसीलिए वहाँ के लोग उसने सॉरी उन्हें अपनी इमेज में इस चीज़ को दर्शाया था कि जर्मन के पीपल को राइट्स मिलना चाहिए, एक जर्मनी को एक नेशन स्टेट होनी चाहिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑफ जर्मन के पीपल्स के बाद पीछे कौन कौन था, ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सब उसके पीछे पीछे थे। फ्रॉम द हेवंस अबव, और आप ऊपर क्या है, अभी हमने इमेज में देखा था, यहाँ पे तो लोग थे, नीचे लोग लंबी कतारों में थे, ये नीचे, ऊपर भी कुछ है, अब पढ़ते हैं कौन था ऊपर। फ्रॉम द हेवंस अबव क्रिस सेंस एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। और हेवन से कौन कौन है, क्रिस, सेंट, एंजल, ये उन चीज़ों को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड
बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या क्यों उसने जो ऊपर ये बनाए क्यों बनाए थे, फ्रेटर्निटी को दर्शाने के लिए पूरे वर्ल्ड की। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज बाय सोलियन फिगर 1। और ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे ऐसे इशू लेगा जो सोलियन ने अपनी पिक्चर में दर्शाए थे। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. और 19th century ऐसी एक सेंचुरी है जिसमें नेशनलिज्म उभर के आया था और बहुत सारे चेंजेस हुए थे, किस किस में पॉलिटिकली चेंज हुए थे और वर्ल्ड की मेंटालिटी लाइक थिंकिंग में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, स्पेशली यूरोप के। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ अ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। और इसका फ़ायदा क्या हुआ था, लाइक इससे क्या रिजल्ट क्या आया था, सबसे पहले क्या आया था, एक नेशन स्टेट की एक कहते हैं ना एक इमर्जेंस हुआ था, नेशनल स्टेट बनने शुरू हुए थे, जो कि पहले क्या था, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक, एक होता है ना एक डायनेस्टी में रूल कर रहा एक राजा होता था, वो चीज़ को खत्म होकर नेशन स्टेट बनने शुरू हो गए। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सर्विंग कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैज़ बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। और फिर क्या हुआ, मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट आया जिसमें जो सारी पावर है वो एक के हाथ में नहीं रहेगी, बट जाएगी और एक फिक्स टेरिटरी होगी कि इतने में ही इसका राज रहेगा। ये नहीं है कि इसने बाहर का और लाइक जितना एरिया चाहे उतने में ही ये राज कर सकता है, नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया बन जाएगा। बट अ नेशन स्टेट वाज one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared or descent। अब बट जो नेशन स्टेट था वो ऐसा नहीं था कि मेजॉरिटी जो वहाँ के लोग थे सिर्फ राज रूलर्स ही नहीं थे, सिर्फ रूलर ही नहीं, वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो भी उस चीज़ का एक हिस्ट्री का पार्ट रहे। This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggles, through the actions of leaders and common people। और ये जो चीज़ें थी, डेमोक्रेटिक रूल आया, सोशल रिफॉर्म्स आए और इतनी सारी चेंजेस आए, ये सिर्फ अकेले सिर्फ रूलर्स की वजह से नहीं, वहाँ के लोगों की वजह से भी आए। और ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ वहाँ के लोगों के स्ट्रगल की वजह से और मेनली वहाँ के लीडर्स जिन्होंने इन सब चीज़ों को लीड किया और वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उनकी वजह से आए मेनली। दिस चैप्टर लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी। और ये चैप्टर इसी बारे में हम पढ़ेंगे। Let's read the first topic which is the French Revolution and the idea of the nation। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इस चीज़ से नेशन को क्या आइडिया मिला, आइडिया नेशन के बारे में एक आइडिया आया कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। पहली बार नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, जो लोगों ने सोचना शुरू किया, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें किया था। ठीक है। France, as you will remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। अब हमने क्लास 9th के चैप्टर 1 में पढ़ा था ये बात कि जो फ्रांस था 1789 से पहले हम उसको ओल्ड रिजाइम कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि वहाँ पे एक मोनार्की सिस्टम, एब्सोल्यूट मोनार्क लुई 16 जो था वो रूल करता था वहाँ पे। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। और इसकी वजह से फ्रांस में क्या हुआ है कि जो पूरी पावर थी और जो भी लाइक डिसीजन मेकिंग था और जो भी कुछ था वो मोनार्की सिस्टम से हटके किस पे, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आ गया। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its dynasty। और इस रिवॉल्यूशन ने क्या करा कि वहाँ के लोगों के हाथ में इतना आ गया कि भाई अब वो ही इस चीज़ को उनके पास है कि अब वो कैसा उसको शेप देना चाहते हैं, वहाँ की कंट्री को डेस्टिनी, लाइक वो अपना फ्यूचर कैसा चाहते हैं। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। अब जैसे स्टार्टिंग हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वहाँ के जो लोग होते बहुत सारी मेजर्स प्रैक्टिसेस किए, बहुत सारे काम किए जिससे कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि भाई हम सब एक हैं। इस चीज़ को करने के लिए वहाँ के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि द आइडिया ऑफ ला पार्टी एंड ला सिटीजन, the fatherland and the citizens emphasize the notions of the यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग द इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले उन्होंने क्या आइडिया लिया कि यहाँ के सभी, ये हमारी फादरलैंड है और हम सब इसके सिटीजन्स हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं इंडिया को ये हमारी भारत माँ है, ऐसे ही वहाँ के लोगों ने कहा दिस इज़ आवर फादरलैंड एंड वी आर इट्स सिटीजन्स। और इस चीज़ से क्या नोशन किया उन्होंने कि हम एक सब एक इक्वल राइट्स इंजॉय कर सकते हैं, हम सब इसके लिए एक हैं, एक जैसे हैं। और किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर है। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former
रॉयल स्टैंडर्ड, और उसके बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग आया। रॉयल स्टैंडर्ड को हटा के जो पहले जो मोनार्क था यहाँ का, उसका जो सिंबल था, उसका जो फ्लैग था, उसको हटा के एक नया फ्लैग फ्रेंच ने लाया, जो ट्राई कलर था, 3 कलर थे उसमें। The State General was elected by the body of active citizens and named as the National Assembly। जैसे कि हमने 9th क्लास के चैप्टर 1 में भी देखा था कि उस टाइम पे एक्टिव सिटीजन कौन थे, जो सबसे पहले 21 या 24 साल से ऊपर के होते थे और उन पर लैंड होता था, एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर इतना टैक्स दिया करते थे, उनको एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। उसमें सिर्फ मेल्स होते थे, फीमेल्स नहीं होती थी। वही उन्हीं लोगों के पास था कि वो वोट कर सकते हैं और क्या चुन सकते हैं, नेशनल असेंबली चुन सकते हैं। न्यू हाइम्स व कंपोज, नए नए गाने बनाए गए। ओथ्स वर टेकन, शपथ ली गई। मार्टर्स कमांडेड, वहाँ के जो मार्टर्स होते थे, जैसे कि जो सिपाही होते थे, उन्होंने करना शुरू किया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, अपने नेशन के नाम पे ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई। द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इज फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन टेरिटरी। और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा गया कि भाई ये सेंट्रल बॉडी है, यही काम करेगी लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए। यूनिफॉर्म लॉज बनाएगी अपनी एक विद इन द टेरिटरी, यानी कि बाहर के लोगों के लिए, सिर्फ अपने लोगों के लिए। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और जो ड्यूज़ थे वो भी ख़त्म कर दिए गए और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स लाया गया। इस टाइम पे क्या होता था कि जब मान लो अगर किसी भी फार्मर को या किसी भी बिजनेसमैन को कोई भी अपना सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना बेचना होता था, तो उसको जितनी स्टेट उन दो स्टेट के बीच में आती थी, हर स्टेट पे एक टैक्स देना पड़ता था। वहाँ का यूनिट सिस्टम अलग था। मान लो यहाँ पे इस स्टेट जिस स्टेट में वो है, उस स्टेट में वो जो सामान है वो 1 किलो है, बट अगर वो किसी और स्टेट में जाके बेचेगा तो हो सकता है उस स्टेट में वो ज़्यादा किलो बैठ है या मतलब यूनिट्स डिफाइंड नहीं थी, सेम नहीं थी, सबकी अपनी अपनी अलग अलग यूनिट्स थी। उस चीज़ को ख़त्म करके एक सिंपल एक यूनिटरी यूनिट्स का वो किया कि भाई सब जगह यूनिट सेम रहेंगी। ठीक है, यूनिट सिस्टम वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज इन फ्रेंच इट वाज एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। और जो रीजनल डायलेक्ट की भाई हम अलग अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, हम अलग अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। फ्रेंच और डिस्करेज किया गया, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है फ्रेंच बोलना, आप बोलो। और वहाँ के लोगों को ये कहा गया कि आप फ्रेंच बोलो और लिखो, जो पेरिस में लिखो, लाइक लैंग्वेज में, और ये वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बन गई, क्या, फ्रेंच और पेरिस। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the pupils of Europe from despotism। और जो वहाँ के जो फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये यहाँ के लोगों की डेस्टिनी थी। लाइक एक कहते हैं ना, एक डेस्टिनी, भाई ये होना ही था कि यहाँ के लोग लिबरेट हों डेस्पोटिज्म से। और जैसे कि हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये एक बिकम नेशन बने यूरोप। When the news of events in France reached different cities of Europe, the revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of the French. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobins Club। अब क्या हुआ, जैसे फ्रेंच में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, जब बाहर के लोगों को, यूरोप के बाहर के लोगों को, स्टूडेंट्स को और जो एजुकेटेड लोग होते थे मिडिल क्लास को, उनको पता चली, तो उन्होंने भी जकोबियन क्लब बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि जकोबियन क्लब ही तो मेन क्लब था जिसने सबसे पहले रिवॉल्यूशन का काम करना शुरू किया था और बहुत एक्टिव ग्रुप था। The activities and campaign prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790। जिससे क्या हुआ, लोगों ने जब जैकोबियन क्लब बनाने शुरू करे तो जो फ्रेंच आर्मी थी वो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो फ्रेंच आर्मी थी वो कहाँ कहाँ गई, हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्ज़रलैंड में एंटर किया और इटली के भी कुछ पार्ट में 1790 में एंटर किया कि वहाँ के लोगों को रिवॉल्यूशन के लिए हेल्प करने के लिए। With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। और इसी के साथ साथ जो फ्रेंच आर्मी थी वो बाहर जाके, लाइक अब्रोड जाके, मतलब अपनी कंट्री से बाहर जाके लोगों को ये बताना शुरू किया कि भाई आप नेशनलिज्म की बात कैसे कर सकते हो, कैसे आप और आगे अपने लिए कर सकते हैं। ठीक, ये उस टाइम का जो मैप है ये आप देख सकते हैं, ये रशियन एम्पायर, पोलैंड, गियान, स्वीडन, प्रूशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज
Within the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब हमने नाइन्थ में के चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ा था कि नेपोलियन ने अपनी आर्मीज बाहर भेजनी शुरू करी थी। ये वही कह रहा है, नेपोलियन ने जितने में उसका कंट्रोल था उसने उतने में तो किया। उसके बाद भी जो नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा जो नई नई चीज़ें फ्रांस में लाई थी, उसने ट्राई किया कि वो बाहर और कंट्रीज़ में भी उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सके। थ्रू द रिटर्न ऑफ अ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब नेपोलियन भले ही बहुत सारे काम कर रहा था, बट वो मोनार्की सिस्टम में काम कर रहा था। उसे जो सही लगता था वो करता था। तो मतलब उसने एक तरीके से डेमोक्रेसी जो फ्रांस की थी उसको डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैव इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। भले ही उसने एक तरीके से डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट फिर भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे काम ऐसे कर रहे थे जो बहुत अच्छे थे और बहुत फ़ायदेमंद थे। द सिविल कोड ऑफ 1804। अब 1804 को हम सिविल कोड कहते हैं, क्यों? यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, नेपोलियनिक कोड। क्यों इसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं? क्यों? डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इसमें क्या हुआ था, एक ऐसा लॉ पास किया गया था जिसमें बाय बर्थ जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे वो खत्म कर दिए। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और क्या एस्टैब्लिश किया कि भाई लॉ के सामने सब इक्वल हैं। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया कि कोई भी किसी से ऐसे नहीं छीन सकता प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू, या फिर अगर वो तुम्हारी ज़मीन है तो तुम्हारी ही है, कोई उसे छीन नहीं सकता। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और इसी चीज़ को बाहर भी फ्रेंच के कंट्रोल में और भी देशों तक पहुँचाया गया कि ऐसा होना चाहिए। इन द डच रिपब्लिक, और डच रिपब्लिक में, इन स्विट्जरलैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है, in Italy, in Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues। और इन सब जैसे कि डच में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने अपनी आर्मी तो भेज रखी थी, तो उसने वहाँ जाके क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करवा दिया। जो पीजेंट्स थे जो वेजेस पर काम कर रहे थे, लाइक जिन पर कर्जा था, उस चीज़ को भी फ्री कर दिया। सर्वडम, मेमोरियल ड्यूज, इन सबको उसने ख़त्म कर दिया। इन द टाउन्स टू, टाउन्स में भी गिल्ट रिस्ट्रिक्शन वॉज रिमूव्ड। गिल्ट रिस्ट्रिक्शन जो होता है कि भाई तुमने हमारा इतना काम खराब किया, अब तुम्हें इसको पे करना पड़ेगा, वो चीज़ भी उसने ख़त्म कर दी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव। और जो वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेटिंग सिस्टम थी उसको भी बहुत और इम्प्रूवमेंट लाया। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एन्जॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। और जो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, उनको उस टाइम की वो जो फ्रीडम थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, इन्जॉय कर रहे थे वो उस चीज़ को। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेज एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और उस टाइम पे जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल लोग थे जो छोटे छोटे सामान बेचा करते थे, उन्हें ऐसा लगना शुरू, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू हुई कि ये जो नेपोलियन ने स्टैंडर्डाइज वेट किया है, जो मेजर वेट एंड मेजर्स किया है, एक सेम करेंसी कर दी है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने में। और बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा भी हो रहा था और मूवमेंट में भी बहुत आसानी हो रही थी सामान के, कि एक जगह से दूसरी जगह आने में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ठीक है। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्क्रीट द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस ऑफ फ्रेंच रूल फॉर मिक्स्ड। बट ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन और बिजनेसमैन ये तो ठीक थे, बट जो तो और जो थोड़े गरीब लोग थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये चीज़ मिक्स थी। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग बहुत दुखी भी थे। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्टार्टिंग में जो हॉलैंड था और स्विट्जरलैंड था, एज वेल एज सर्टेन स्टेट सिटीज लाइक ब्रजल्स, मेन्स, मिलन एंड वर्जो, द फ्रेंच आर्मीज वाज वेलकम। स्टार्टिंग में तो जो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रजल्स, मेन्स, मिलन, इन सब जगह तो फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। बट बाद में कुछ टाइम बाद ये चीज़ और बेकार होनी शुरू हो गई, एज इट बिकम्स क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि अब वो हमारे लिए ये सब काम कर तो रहा है, बट ये हमारे लिए फ्री में तो कहीं नहीं कर रहा होगा। क्यों? इंक्रीज टैक्सेशन, उसने टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप लगा दी कि भाई मैंने कह दिया तो कह दिया। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ऑल सीम टू आउटविट। और उसने इतनी सारी चीज़ें कर दी तो वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे फ़ायदा तो कर रहा है, बट उससे ज़्यादा हमारे ऊपर ये रूल कर रहा है, हमारा नुकसान, जितना हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा उससे ज़्यादा है हमारा नुकसान हो रहा है। मतलब जो हम उनके ऑल सीम टू ओवरवेट, ये एडवांटेजेस को ओवरवेट कर रहा था, मतलब एडवांटेज से ज़्यादा नुकसान हो रहा था। Here we completed our part 1, and stay tuned for the past second, and in the second part we will complete the second part of this chapter.